नमस्कार साथियों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए अध्याय के साथ। आज के अध्याय में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसके बारे में हालांकि काफी कम बात होती है। बात होती है, लेकिन काफी कम बात होती है, या हम कह सकते हैं कि हमें उन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये आया और आज के समय में इसका क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, शासन व्यवस्था के बारे में इस अध्याय में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के अध्याय में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है डीप स्टेट। अब आप इसे ये ना समझें कि कोई गहरा राज्य है, बहुत गहराई में जाके राज्य है, या हम किसी राज्य की बहुत गहराई में जा रहे हैं। डीप स्टेट शब्द जो है, ये शब्द सबसे पहले इस्तेमाल हुआ तुर्की में, जिसे अब हम तुर्कीये कहते हैं, टर्कीये, तुर्कीये, जो भी आप कहें। और उसके बाद अब इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ा। हालांकि ये चीजें पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, और आगे भी होती रहेंगी। हम उनको रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते हैं। तो मेरा जो आज का उद्देश्य है आपसे बात करने का, जो आपको बताने का, वो ये है कि एक चीज जो होती है कि हम बात करते हैं देश के संविधान के बारे में, देश की कानून व्यवस्था के बारे में, राज्यों के अपने कानूनों के बारे में, विधायिका के बारे में। भाई यही पढ़ते आए हैं ना हम, और यही हमें पता है, और किसी को भी पढ़ाया जाता है तो यही बताया जाता है, यही पढ़ाया जाता है कि सब देखो हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, एक पूरा सिस्टम है, और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या क्या देश सिर्फ चलता है हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, या क्या देश सिर्फ चलता है किसी राज्य की, या राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब है स्टेट, भारत के अंदर जो राज्य है वो स्टेट। और जब हम पूरे राज्य की बात करेंगे तो मैं नेशनल शब्द प्रयोग करूंगा। तो कि क्या यूपी में मान लो कोई कानून बना दिया गया तो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने भर से ये चीजें चलती हैं, या क्या सारी चीजें इसी तरीके से निर्धारित होती हैं? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। इन्हीं सब चीजों को कहा जाता है डीप स्टेट, यानी कि पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे की दुनिया, पर्दे के पीछे का मैकेनिज्म, सिस्टम कैसे काम करता है। अभी, अब जैसा मैंने कहा, हालांकि बात सही है। जब भी हम बात, अगर हम अपने देश की बात करें तो बिल्कुल संविधान सर्वोच्च है, और जो भी काम होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो सरकार की ही निगरानी में होता है, सरकार के ही अंतर्गत होता है। लेकिन चीजें होती कैसे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। देखिए, अभी भी सरकार में जैसे काफी सारी चीजें चल रही होती हैं, तो कई बार हम ये कहते हैं कि जी ये तो अडानी गवर्नमेंट है, ये तो अंबानी गवर्नमेंट है, या मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। या हम कहते हैं कि पाकिस्तान में तो फौज का ही शासन है ना, वहां पे फौज ही सब कुछ कंट्रोल करती है। अभी पीछे जो वहां पे आसिम मुनीर थल सेना अध्यक्ष थे, भारत से हारने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर में हार मिलने के बाद उनको इनाम स्वरूप जो है उनको जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया गया, और अभी उनको चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बना दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान ने संशोधन करके उनको तीनों सेनाओं का चीफ बना दिया है। तो ये चीजें हैं। अब हम कहते हैं कि यानी पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जो है वो, सरकार वहां की जो है वो सेना चलाती है।
या हम कहते हैं कि जी दूसरे देशों में वहां तो जो है उग्रवादियों का कब्जा है, या इस स्टेट में उग्रवादियों का कब्जा है, आप कुछ भी कर लो सरकार उनकी ही चलनी है ना, कि नाम के लिए। क्यों भाई, पाकिस्तान में भी तो संविधान है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी राष्ट्रपति होता है, वहां भी प्रधानमंत्री होता है, वहां भी कैबिनेट होती है, तो फिर हम ऐसी बात क्यों करते हैं? या हम कहते हैं कि कभी हम इस तरीके की बात करते हैं कि साहब नेपाल में जैसे भी तख्ता पलट पीछे हो गया, सरकार के नेताओं को वहां से भागना पड़ा छोड़ छोड़ के, तो कई बार आपने सुना होगा कि हम बात करते हैं कि जी इस देश की खुफिया एजेंसी का हाथ था, या कई बार हम बात करते हैं कि अमेरिका की CIA बहुत ताकतवर खुफिया एजेंसी है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी देश में सरकार बनवा सकती है, गिरवा सकती है, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर ये सब बातें क्यों होती हैं, और क्या इन सब चीजों के पीछे कोई ठोस कारण है, क्या सचमुच में ऐसा है? तो इसके बारे में हम आज एक एक करके समझते हैं बात। साथियों में मोटे तौर पर अगर हम कहें, हम समझें, तो डीप स्टेट का मतलब होता है कि पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग, संस्थाएं, एजेंसियां, जिनके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है, या ऐसे लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से देश की शासन व्यवस्था में योगदान देते हैं। अब ये मैं कह देना, ये मत समझ लेना या कह देना कि एक आम आदमी, जी मैं भी तो अप्रत्यक्ष रूप से देश की शासन व्यवस्था में योगदान दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो रही है। रिकॉग्निशन जिन चीजों का है, हम उनकी संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डीप स्टेट शब्द जो प्रयोग में हुआ, वो प्रयोग में आया तुर्की में, जिसको हम तुर्की भी अब बोलते हैं। वहां पर क्या होता था कि वहां पर एक मतलब जो सरकार वगैरह जो व्यवस्था है, ढांचा है, वो तो था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों का ग्रुप था, या हम कह सकते हैं गिरोह भी कह सकते हैं, उग्रवादियों का, अलगाववादियों का, इस तरीके का, और उन्होंने सारी चीजों को मतलब जो है ना, वो कहते हैं पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया हुआ था, और वो उन्हीं के हिसाब से चीजें होती थी। आज के समय में अमेरिका में ये चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, अमेरिका में सामने कुछ हमें और दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। और अपने देश में भी, या किसी भी देश में, जैसे मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया, हम हमेशा कहते हैं कि जी वहां तो जो है मिलिट्री शासन है, या अभी नेपाल में जैसा हुआ मैंने बताया, या बांग्लादेश में हुआ, तो ये सब चीजें ठीक हैं। भारत में भी हम कई बार कहते हैं, तुम्हें पर्दे के पीछे की कहानी पता है? ये किया तो नरेंद्र मोदी ने है, लेकिन इसके पीछे कौन था? किया तो फलाने राज्य में गया है, लेकिन उसके पीछे कौन है ना? कई बार हम कहते, अरे फलानी चीज हो गई, हमारे गृह मंत्री अमित शाह तो पता ही नहीं लगने देते कब काम कर बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है, अकेले तो नहीं करते होंगे, सिर्फ उनके करने से तो नहीं होता होगा, उनके साथ लोग होंगे, टीम होगी। तो इसी कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत को ध्यान में रखते हुए हम मेनली भारत पर अपना फोकस करेंगे। देखिए, विधायिका ने कोई कानून बनाया, सीधी सी बात शुरू करते हैं, ठीक है? अब राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून बनता है, कानून पास हो गया, कानून बन गया, अब ये इम्प्लीमेंट होगा, तो पहले तो जो कानून बनने की ही प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारी प्रशासनिक मशीनरी लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का भी उसमें फीडबैक लिया जाता है, वो जिम्मेदार होती है, उन सब चीजों पर काम होता है, और फिर आपके देश का उस संबंधित विभाग का मंत्री सामने निकल के आता है और कहता है कि साहब हमारा मंत्रालय जो है ये विधेयक ला रहा है, ये कानून ला रहा है। या फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, या मतलब राज्य स्तर पर, या प्रधानमंत्री की, कि आप मतलब उनको क्रेडिट जाता है, जैसे भाजपा सरकार में सब कुछ मोदी जी ही करते हैं और कोई नहीं करता है कुछ, तो मोदी जी को ही क्रेडिट जाता है, सब मोदी जी ने ये किया। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कह दिया कि फिर आपको उसके लिए कानून लाना पड़ा, तो इस तरीके से चीजें प्रभावित होती हैं। औद्योगिक घराने जो हैं, औद्योगिक लोग जो हैं बड़े बड़े, वो लोग चीजों को प्रभावित करते हैं।
कहीं न कहीं जो क्राइम वर्ल्ड है, जो अंडरवर्ल्ड है, या इस तरीके के जो मतलब अ, संगठित अपराध वाले गिरोह हैं, ग्रुप हैं, वो लोग भी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। कई बार बहुत प्रभावित होती हैं सरकारें उनसे, या हो जाती हैं। मतलब कई बार मजबूरी में भी हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, शौक से ही हो जाती हैं। कई बार हमें इंटेलिजेंस इनपुट देखने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमें काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ न कुछ काम हो रहा होता है। जैसे एक रात को हम लोग सुबह उठते हैं और हमें पता चलता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये काम एक दिन में तो हो नहीं गया। इसके पीछे पहले किसी ने प्लान किया होगा, सोचा गया होगा, वहां पर लोगों ने काम किया होगा, इंटेलिजेंस इनपुट मिले होंगे, हमने उन्हें जिस तरीके से टारगेट को वहां पे चिन्हित किया होगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये टारगेट है, ये करना है, पूरा एक प्लान बना होगा। लेकिन हमें नहीं पता है अंदर अंदर की क्या हो रहा है। हमें नहीं पता कि भारत आज रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देगा, और आप जब सुबह सो करके उठते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत ने ऑपरेशन, तो ये एकदम से नहीं हुआ कि मोदी जी को गुस्सा आ गया, मोदी जी ने कहा नहीं अभी सारी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ दाग दो, ऐसे नहीं होता। इसके पीछे पूरी एक मशीनरी लगी होगी, एक सिस्टम लगा होगा, और तब जाकर के ये सब, जब सारी चीजें तय हो गई होंगी और सब कुछ जब सेट हो गया होगा, तब जो है ये काम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। इसी तरीके से हमें कई बार, हम लोगों को जनरली, हम लोगों को नहीं काफी चीजें पता होती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी इंटेलिजेंस की चीजें चलती रहती हैं। जैसे हमारे देश की खुफिया एजेंसी है रॉ, या किसी भी देश की खुफिया एजेंसी है, तो इन लोगों का काम हमेशा बड़ा मतलब बड़ा सस्पेंस में रहता है ना। हमें पता नहीं होता कौन आदमी रॉ का है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, देश में क्या कर रहा है, विदेश में क्या कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अभी पिछले दिनों फेसबुक पे मैंने बहुत ज्यादा ये पढ़ा है कि जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, मुझे नहीं पता ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बहुत ज्यादा जो है छाया हुआ था फेसबुक पे कि 3 दिन जो है भारत का, मतलब दिल्ली के ऊपर का आसमान जो है वो जीपीएस सिस्टम बंद रहा, एक भी उड़ान नहीं जो है वो हुई, उड़ान नहीं भर पाई, और शायद कुछ ऐसा कुछ हमला होने वाला था, कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कुछ होने वाला था, या इस तरीके की चीजें थी, उनको ब्लॉक किया गया है, सिग्नल्स ब्लॉक किए गए हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, या ये कितना ये है, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें कई बार सच होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं, या हम, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। दूसरी चीज की, मान लीजिए सरकार किसी योजना पे काम कर रही है, जैसे जब आधार कार्ड बना था, कभी जब भी बना था, तो एक दिन में तो फैसला लिया नहीं गवर्नमेंट ने कि आधार कार्ड बनाना है। उसके पीछे किसी को काम दिया होगा, पूरी मशीनरी लगी होगी, फिर उन्होंने सोचा होगा, फिर बताया होगा, फिर फाइनली भारत सरकार सामने आकर के आपको ऐलान करती है कि साहब आपका एक एक आधार कार्ड होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो उसके पीछे काफी काम करते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं इस चीज को अच्छे तरीके से जानते होंगे, हम इस चीज को कहते भी हैं कि भारत में सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, या किसी भी देश में किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, कोई भी वहां सत्ता में आ जाए, उस देश की विदेश नीति नहीं बदलती है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में चाहे राष्ट्रपति ट्रंप बने, चाहे बाइडन बने, मतलब वहां पे दो ही पार्टियों का सिस्टम है, तो चाहे डेमोक्रेटिक वाले बने या दूसरे वाले बने, लेकिन जो उनकी एक पॉलिसी है कि दुनिया के ऊपर राज करना, दुनिया का बॉस बन के रहना, सुपर बॉस बन के रहना, हमारे बिना पत्ता ना हिले दुनिया में, तो ये जो एक पॉलिसी है, ये उनकी कभी खत्म नहीं होती। वो इसी के ऊपर काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें पता है कि हमें किससे कितना क्या रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विदेश नीतियां जो हैं, वो विदेश नीति जो है किसी भी देश की जो है वो बदलती नहीं है। आंशिक रूप से उसमें परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा परिवर्तन
नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे जो कारण है वो यही है कि पर्दे के पीछे जो चीजें चल रही होती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो बड़े बड़े इन सब चीजों के पीछे लगे होते हैं, वो नहीं बदलते हैं उन चीजों को, क्योंकि राष्ट्र हित में भाई वही होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई नया विदेश मंत्री आया, अब ऐसे थोड़ी होता है कि कोई विदेश मंत्री आया, हो सकता है उससे पहले उसने कई भाषण दिए हों, उसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान को एक दिन में खत्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा, मुझे मंत्री बनने दो, मुझे प्रधानमंत्री बनने दो, और आपने देखा भी होगा ऐसा होता है। लेकिन जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो फिर शांत पड़ जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण यही है कि जब आप सत्ता में नहीं है तब आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जब आप सत्ता में आए और आपने अपने किसी जो भी वहां पर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी, रक्षा अधिकारी या इंटेलिजेंस, जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, जब आपने उनसे पूछा होगा कि साहब कि एक बात बताओ, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज रात में हम ब्रह्मोस छोड़ दें और पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए? तो फिर वो उनको बताता होगा कि सर देखिए, अब आप ना प्रधानमंत्री बन गए हैं, विदेश मंत्री बन गए हैं, रक्षा मंत्री बन गए हैं, अब आप ऐसे नहीं कर सकते। अब आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर हैं और भारत की जो नीति है वो ये है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ऐसे ऐसे हैं, हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। फिर वो आदमी ना चुपचाप शांत बैठ जाता है, फिर वो कुछ नहीं करता, क्योंकि तब उसको चीजें समझ में आ जाती हैं कि एक्चुअली देश कैसे चलता है, देश की विदेश नीति कैसे चलती है। तो इस तरीके की बहुत आपने देखा होगा, किसी कम्युनिटी विशेष को लेके या किसी चीज विशेष को लेके, या औद्योगिक घरानों को लेके कोई विपक्ष में है, खूब भाषणबाजी हो रही है, खूब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद वो सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि फिर जो उनके पीछे जो मशीनरी काम कर रही होती है पर्दे के पीछे, वो बताती है कि साहब देखो, तब तो आप अकेले थे, आपने बोल लिया, बहुत अच्छा किया, आप सत्ता में भी आ गए बोल के, लेकिन देखो ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश की या किसी राज्य विशेष की दिशा और दशा निर्धारित करती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया या किसी उच्च न्यायालय में वहां के राज्य के लिए कोई ऐसा डिसीजन आ गया। जैसे दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार थी तो केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल महोदय का आपस में हमेशा टकराव रहता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। फिर एक बार कुछ जज साहब के मन में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सारी चीजें दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं, तीन चीजें छोड़कर मुख्यमंत्री हर चीज के लिए मालिक है, कर सकता है, सिर्फ आप लैंड छोड़ दीजिए, प्रशासन छोड़ दीजिए, पुलिस छोड़ दीजिए। तो अ, फिर उपराज्यपाल जिनके प्रतिनिधि होते हैं सीधे तौर पर केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार को लगा कि ये तो मुख्यमंत्री के फेवर में डिसीजन चला गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने क्या किया कि एक नया अध्यादेश ले आए, एक नया कानून ले आए कि नहीं साहब, दिल्ली में तो बॉस एलजी ही रहेगा। वो बात अलग है कि जब से खुद बीजेपी की सरकार आई है तो एलजी साहब का पता नहीं कहाँ है, मुख्यमंत्री ही चमक रही हैं चारों तरफ। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में कि कौन बॉस है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, मेरा कहने का, बताने का जो उद्देश्य था, मतलब था, वो यही था कि सब कुछ सामने से नहीं होता है, पीछे से बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारी मशीनरी काम कर रही होती हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों का दबाव होता है, सरकार बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाती है कई बार, और कई बार कुछ करने का दबाव होता है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा डिसीजन लें। जैसे हम इतना बातें करते हैं चाइना को लेके, इतना गुस्सा है, इतनी बातें और इतना सब कुछ कि बस चाइना मिल जाए तो मतलब हिंदुस्तान के जो नॉनवेज लोग हैं वो खा जाए पूरे चाइना को, लेकिन ये नहीं हो सकता। सरकार कभी भी चाइना के साथ व्यापार बंद नहीं करेगी, व्यापार चाइना से ही होगा, इवन सबसे ज्यादा व्यापार चाइना से होता है। अमेरिका के साथ कितनी भी लड़ाई लड़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आप व्यापार करेंगे अमेरिका के साथ, है ना? अगर मुझसे कहे कोई कि कौन से देश में जाना पसंद करोगे, आपको भेज देते हैं नौकरी करने के लिए, तो मैं सबसे पहले कूद के कहूंगा अमेरिका जाऊंगा मैं तो। वैसे चाहे मैं कितनी भी गालियां दूं अमेरिका को, और मुझसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो मैं भैया रहने दो, मैं दिल्ली में ही ठीक हूँ, यहीं अपना देश में ठीक हूँ।
तो ये इस तरीके की चीजें होती हैं। ये काफी कुछ जो है स्थितियों पर, परिस्थितियों पर, और काफी कुछ जो हमारे बैकग्राउंड में चल रहा होता है वहां पर चीजें निर्भर करती हैं। आप क्या हमारे कहने से नहीं होता है। और पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार हमारे सामने कभी भी निकल कर नहीं आती। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे शासन व्यवस्था के पीछे, हमारे देश के पीछे, नीतियों के पीछे, या किसी भी देश की नीतियां, शासन व्यवस्था, इन सब चीजों के पीछे बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजों का योगदान होता है जो पर्दे के पीछे से अपना काम करती हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नेतृत्व परिवर्तन होने से, सत्ता परिवर्तन होने से, किसी विभाग में किसी बड़े उच्च पद पर परिवर्तन होने से जो है उस विभाग में, देश में, मंत्रालय में परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा होता है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है किसी पद पर जो इनिशिएटिव लेता है, जो कहते डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे अटल बिहारी जी के टाइम पर हम परमाणु संपन्न शक्ति बने, उन्होंने किसी का दबाव नहीं माना, उन्होंने नहीं बना के रहेंगे परमाणु बम। तो शायद वो ना होते तो ना ये चीज संभव हो पाती। लेकिन जब उन्होंने एक बार ये ठान लिया कि मुझे परमाणु बम बनाना है, और वो भी बिना किसी की नजर में आए, किसी को पता चले, मतलब जो अमेरिका का जासूसी उपग्रह था, उस सैटेलाइट था, उसकी भी नजर में ना आए, तो उसके बाद जो पर्दे के पीछे की कहानी है उसमें सिर्फ वाजपेयी जी नहीं है, अटल जी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। बहुत सारे लोग उसमें लगे और जो सपना उन्होंने देखा उसको उन्होंने सच कर दिखाया। या आज के समय में जब हम इस तरीके की कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी देश बड़े मजबूत हाथों में है, या कहते हैं कि जी बाकी सरकारों का रवैया पाकिस्तान के प्रति ढुलमुल रहा है, लेकिन आज की सरकार है, अगर उधर से एक गोली चलेगी तो उधर से 100 गोलियां चलेंगी, चले ना चले वो अलग मैटर है। तो ये चीजें सत्ता परिवर्तन या जो आज के टाइम पर जो नेतृत्व है उसकी वजह से ही ये संभव है कि हम ऐसा सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब इस तरीके की बात कोई सोचता है, मेरे कहने का मतलब ये है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि मोदी जी, पहलगाम हमला हुआ, मोदी जी, सबको पता था, पूरे देश को विश्वास था कि मोदी जी छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, इसका कुछ न कुछ उनको जवाब तो देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है कि एकदम हमें अचानक पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया है। लेकिन क्या ये एकदम से हो गया? ये सिर्फ अकेले मोदी जी ने कर लिया? नहीं, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। तो ये मेरा कहने का उद्देश्य है। सरकारें, व्यवस्थाएं इसी तरीके से चलती हैं। उम्मीद वो करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डीप स्टेट क्या होता है, या जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, किसके संबंध में, किसके बारे में बात करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए। मिलते हैं नए अध्याय में।